आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 10वीं की गणित में 5वीं इकाई शुरू करने जा रहे हैं। 5वीं इकाई शुरू हो गई थी पिछले लेसन में। पिछले लेसन में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए थे। आज 2 अंक के और 5 अंक के प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुल 16 प्रश्न हैं। 16 प्रश्न में इसमें 4-5 प्रश्न जो छोटे हैं वो 2 अंक के आ सकते हैं और कुछ बड़े प्रश्न भी हैं जो 5 अंक के आएंगे। तो अगर ये 16 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो 2 अंक और 5 अंक के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। कोशिश करिए, लगभग मिलते जुलते सभी प्रश्न हैं, कठिन नहीं हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न में जिस तरह के प्रश्न आए थे लगभग उसी तरह के प्रश्न इसमें भी हैं। अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएंगे। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। एक समानांतर श्रेणी है 21, 18, 15 इस तरह से आगे बढ़ रही है। पूछता है कि कौन सा पद ऋण 81 है। ठीक है, श्रेणी किस तरह से बढ़ रही है। इसका प्रथम पद 21 है, 21, 18, 15 ये देख रहे हैं घटते क्रम में जा रही। अंतिम पद इसका ऋण 81 है। आपको बताना है कि कौन सा पद ऋण 81 है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें प्रथम पद क्या है, 21 है और सार्वधातुक क्या होगा, 18 ऋण 21 या 15 ऋण 18 ऋण 3 आएगा। घट रही है तो इसका सार्वधातुक ऋणात्मक होगा। अब मान लेते हैं कि n पद ऋण 81। ठीक है, n पद ऋण 81 है। लिखने की इसी तरह की शैली बनाइए तो ज़्यादा लंबा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। n पद क्या होता है, a + n - 1 × d ये बराबर ऋण 81। a का मान रखिए 21, n का मान ज्ञात करना है, d की जगह रख दीजिए ऋण 3। ठीक है, अब ऋण 3 का गुणा करेंगे तो ऋण 3n ऋण ऋण धन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, धन 3 बराबर ऋण 81। अब 21 और प्लस 3 तो ये 24 हो जाएगा ना। 21, 3, 24 हो गया। उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ऋण 24। ठीक है, ऋण 3n बराबर ऋण 81 और ऋण 24 जोड़ेंगे तो ऋण 105। n बराबर हो जाएगा ऋण 105 बटे ऋण 3। ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। 3 त्रिकाएँ 9, 3 × 5 = 15। n बराबर आ जाएगा 35। ये आपका आंसर आ गया, यानी 35वां पद होगा ऋण 81। तो कहाँ कठिन लग रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल से कठिन नहीं लगना चाहिए। अगला प्रश्न है 6वां। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? उसी तरह का प्रश्न है। देखिए, इसमें जो श्रेणी दिया है 5, 11, 17, 23, क्या इस श्रेणी में कोई पद ऐसा है जिसका मान 301 है? तो हम इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लिया कि n पद है 301। ठीक है, हमने क्या मान लिया, देखते हैं कि n का मान निकलता है कि नहीं निकलता है, तभी ना प्रूव होगा। तो हमने मान लिया कि n पद 301 है। अब उसी तरह से करेंगे जैसे हमने 5वां प्रश्न किया था। Tn यानी a + n - 1 × d बराबर 301। a का मान क्या है, 5। d का मान 11 ऋण 5 करेंगे तो 6, 17 ऋण 11 करेंगे तो 6, 23 ऋण 17 करेंगे तो 6, यानी d का मान 6 आ रहा है। अब ये 5 धन
6n ऋण 6 बराबर 301। अब देखिए ये 6n को इधर रहने दीजिए, 5 ऋण 6 कितना हो गया, 5 ऋण 6 ऋण 1, ऋण 1 उधर जाएगा तो धन 1, तो ये क्या हो जाएगा 302। 6n बराबर हो जाएगा 302। समझ में आ गया होगा, 5 ऋण 6 ऋण 1 हुआ, उधर गया तो धन 1 हो गया। n बराबर होगा 302/6। अब 6 का भाग क्या जाएगा इसमें, 6 पंचे 30, 2 शेष, ठीक है, यानी n का मान पूरा पूरा नहीं आएगा। n का मान पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कोई भी पद ऐसा नहीं होगा जिसका मान 301 हो, ठीक है ना। n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होगा, भिन्नात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि कोई भी पद 301 नहीं होगा, बस। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सातवां प्रश्न कहता है कि एक AP 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 कौन सा पद कहता है 78। तो आप मान लें कि n पद 78 है। n पद यानी a धन n-1 इंटू d बराबर 78। a का मान रखिए 3, d का मान क्या होगा, 8 में 3 के 5, 13 में 8 के 5, 18 में 13 के 5, 5 आएगा। अब उसी तरह से देखिए एक जैसे सवाल चल रहे हैं, पक्षांतर में गड़बड़ी नहीं करना है। देखिए n को तो बाईं तरफ रखिए। अब यहाँ देख लीजिए 3 ऋण 5, 3 ऋण 5 यानी ऋण 2, और ऋण 2 उधर गया तो धन 2, तो 5n बराबर 80। तो n बराबर 80/5। 80 में 5 का भाग देंगे, 16×5 होता है ना, यानी कौन सा पद होगा 78, 16वां पद होगा। इतना आपको लिखना है। आठवां प्रश्न कहता है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 इसमें पदों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है, एक जैसे प्रश्न हैं। 7, 13, 19, आखिरी पद इसमें लिख दिया है 205। आपको बताना है कि कौन सा पद 205 होगा। हम मान लेंगे कि n पद 205 है। अब n पद का सूत्र लिख दीजिए, a + n-1 इंटू d बराबर 205। a का मान रखिए 7, d का मान क्या होगा, 13 में 7 गए 7, 6, 13, 6 होगा d का मान बराबर 205। बिल्कुल उसी टाइप का है। इसमें 6 का गुणा करिए, 6n ऋण 6 बराबर 205। अब 6n को रहने दीजिए इधर। अब देखिए 7 ऋण 6 कितना हुआ 1, 7 ऋण 6 कितना हुआ 1, 1 को उधर ले जाएंगे तो ऋण 1। इतना काम तो मन में कर सकते हैं ना। तो 205 ऋण 1, देख रहे ऋण 1 कैसे आया, क्योंकि इधर 7 ऋण 6 धन 1 आया था, तो उधर गया तो ऋण 1। ये हो जाएगा 204। तो 6n का मान 204, तो n बराबर 204/6। 6 का भाग देंगे, 6 3 18, 2 6 चौको 24, यानी कौन सा पद होगा 34वां पद। 34वां पद होगा 205। इसमें थोड़ा सा गलत लगाया है, ये सही है, 34वां पद ही होगा। ठीक है, समानांतर श्रेणी 7 13, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न।
9वां प्रश्न कहता है कि एक समानांतर श्रेणी है 11, 8, 5, 2। इसका एक पद ऋण 150 है, क्यों? इसका एक पद ऋण 150 है, क्यों? यहाँ पर एक्चुअली इसको चेक करना है कि ऋण 150 इस श्रेणी का पद है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? श्रेणी दी गई है 11, 8, 5, 2। ये इसका स्वरूप ये, क्या ऋण 150 इस श्रेणी का कोई पद है? ये पूछ रहा है। इस श्रेणी में कहीं क्या ऋण 150 आएगा? श्रेणी घट तो रही है, घट रही है, यानी ऋणात्मक पद तो आएंगे, लेकिन क्या ऋण 150 आएगा? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि n पद है ऋण 150। तो अब देखते हैं n का मान क्या पूर्णांक में आता है। ए का मान 11, डी का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, घटाएंगे तो 8 में 11 तो ऋण 3 आएगा, ऋण 150। अब 11 ऋण 3 यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ धन 3 हो जाएगा, बराबर ऋण 150। ऋण 3 यानी 11 3 14, ऋण 150 ऋण 14, ये क्या हो जाएगा? ऋण 164 -3 n इक्वल टू -164। तो देखिए ऋण 164 बटे ऋण 3, ऋण तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या 3 का भाग जाएगा 164 में? 3 × 5 = 15, फिर 14 होगा, 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी n का मान धन पूर्ण नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा, यही आपको बता देना है। 10वां प्रश्न है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? अब थोड़ा सा प्रश्न का स्वरूप बदल गया, लगाना उसी तरह से है। 10वां प्रश्न कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित होंगी? तो 2 अंक की पहली संख्या कौन होती है जो 3 से विभाजित होती है? 3 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 त्रिकाई 9, 1 अंक की है अभी, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, यानी 12 पहली संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी 2 अंक की। तो 12 होगी, इसके बाद 15 होगी, 3 × 5 = 15, फिर 18 होगी, फिर 21 होगी, इस तरह से। और 2 अंक की आखिरी संख्या कौन होगी जो 3 से विभाजित होगी? तो 99 होगी। 99 3 से कटते ही ना, 33 × 99। 99 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, यानी 99 से आगे हमें नहीं जाना है। तो आखिरी संख्या 2 अंक की कौन सी होगी जो 3 से कटेगी? 99 होगी। तो ये एक समानांतर श्रेणी बन गई। अब इसमें पदों की संख्या कुल कितनी होगी? तो कैसे निकलेगा? हमें ये निकाल देना है कि 99 कौनवा पद है, यानी n का मान यहाँ भी निकालना है, उसी तरह से जैसे अभी सवाल कर रहे थे। तो मान लेते हैं कि ये n पद है 99, तो फिर वही a धन n ऋण 1 × d बराबर 99। अब मान रखेंगे तो a की जगह 12, n का मान निकालना है, d की जगह 3 आ जाएगा, बराबर 99। ठीक है, अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3n ऋण 3 बराबर 99। अब 3n को छोड़ के बाकी उधर ले जाना है, तो इसको पहले घटा लीजिए। 12 ऋण 3 कितना हुआ? 9। 12 ऋण 3 9, और 9 उधर जाएगा तो ऋण 9।
धन न होगा बाईं तरफ, तो उधर ऋण न हो जाएगा। तो इस तरह से 3 n बराबर क्या हो जाएगा 90। तो n बराबर 90/3 करेंगे तो 90 में 3 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। इसका मतलब कुल कितनी संख्याएं होंगी 2 अंक की जो 3 से विभाजित होंगी? 30 होंगी। ठीक है, 30 होंगी। तो ये भी अच्छा सवाल है। इसी तरह का एक सवाल 11वां भी है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? अब ये थोड़ा सा कठिन मामला है, क्योंकि इसमें 3 अंक की बात कर रहा है। 3 अंक की 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो इसमें हम सबसे छोटी संख्या पहले ढूंढेंगे जो 7 से विभाजित होगी। तो देखिए 7 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 10 बार में तो 10 बार आप पढ़ ही सकते हैं, 7 दाम 70, लेकिन 7 ग्यारहवा 7 बारहवा कैसे पढ़ेंगे? तो उल्टा पढ़िए फिर। 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, फिर 15 सत्ते 105। 98 2 अंक की थी। जब आप 7 15वां किए यानी 15 सत्ते 105 तो 3 अंक की हो गई। यानी पहली संख्या क्या होगी जो 7 से कटेगी? 105। फिर अगली, अब 7 7 जोड़ते जाइए तो अगली 112, फिर 119 ये। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 अंक की होगी और वो 7 से कटेगी? तो देखिए 999 ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। इसके बाद फिर 4 अंक की हो जाती है ना, 1000 जब होगी तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई 999। ठीक है, अब ये 7 से क्या कटेगी? 7 से नहीं कटेगी। तो अब इससे कम देखते हैं कौन सी कटेगी। तो इसमें इसका तरीका ये होता है कि आप 7 का भाग दे करके देख लीजिए। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, 5 शेष बच रहा है। यानी अगर इसमें आप 5 घटा दें 999 में तो फिर शेष नहीं बचेगा, फिर वो 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो 999 में 5 घटा देंगे तो क्या आएगा? 994। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 994 जो 7 से कटेगी। अब ये प्रश्न आता है तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ हम समझा रहे हैं, वहाँ आपको समझाने का समय नहीं है। आप सबसे छोटी संख्या 105, सबसे बड़ी संख्या 994 और बीच में ये 7 का सर्वांतर लेते हुए श्रेणी आगे बढ़ेगी। आपको बता देना है कि कितने पद होंगे इसमें। फिर वही प्रश्न, वही सवाल आ गया। मान लेते हैं यनमा हो गया 994। अब ये a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 994। a का मान हो गया 105, डी का मान होगा 7। ठीक है ना, 7 7 का अंतर है, बराबर 994। 105 धन 7 का गुणा करेंगे 7 n ऋण 7 बराबर 994। थोड़ी संख्याएं बड़ी हैं लेकिन प्रोसेस वही है। 105 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 105 में 7 घटा देंगे तो 98 आएगा ना। 98 उधर जाएगा तो घट जाएगा। 105 में 7 घटाएंगे तो 98 आएगा, प्लस 98 उधर जाएगा तो माइनस 98 हो जाएगा। अब 994 में 98 घटेगा। देखिए 94 तो ये घट ही गया। 900 में फिर 4 और घट जाएगा तो 896। ठीक है, 896।
तो 7n बराबर हो जाएगा 896। तो n बराबर 896 भागे 7, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 19 हो गया, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56, 128। यानी कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 128 संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगी। तो इसको कर लीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है, एक समानांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। अब यहाँ देखिए ना, तो प्रथम पद मालूम है ना सर्वांतर मालूम है, हमको श्रेणी ज्ञात करना है। सिर्फ दिया है तीसरा पद और 5वां पद। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि प्रथम पद ए है और सर्वांतर मान लेते हैं डी है। ठीक है, तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद दिया है 5, तो तीसरा पद, तीसरे पद में यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा ना, n-1 होता है। डायरेक्ट करिए, ए धन 2d, 3 ऋण 1 लिखते मत बैठे रहें। ए धन 2d बराबर 5 और 7वां पद 9 है। 7वां पद तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। ये देखिए कितना सरल है, लिखने में भी थोड़ी सी सरलता होनी चाहिए ताकि जटिल ना लगे सवाल। देखिए हमने प्रथम पद मान लिया ए, सर्वांतर मान लिया डी है, तो ये तीसरा पद होगा 5 है, ये 7वां पद होगा 9 है। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब ये ए और डी का ये युगपत समीकरण हो गया, रेखीय समीकरण युग्म आपने पढ़ा है, उसका सवाल हो गया। अब यहाँ आप घटा दीजिए, ऐसे ही घटा दीजिए, ये कट जाएगा। 2d ऋण 6d। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, 2 में ऋण 6 तो ऋण 4d हो जाएगा और 5 ऋण 9, यहाँ भी ऋण 4 आएगा। तो d बराबर ऋण 4 बटे ऋण 4। इसमें इसको घटाते तो धन आता, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऋण 4d बराबर ऋण 4, तो d बराबर ऋण 4 बटे ऋण 4, यानी 1। ऋण 4 में ऋण 4 तो 1 आएगा ना, ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वांतर का मान आ गया 1। अब इसमें पहले समीकरण में आप रख दीजिए d का मान यहाँ, तो a धन 2 गुणे d की जगह 1 बराबर 5, तो a धन 2 हो गया बराबर 5, तो a बराबर 5 ऋण 2 हो गया, यानी a बराबर आ जाएगा 3। तो प्रथम पद आ गया 3, सर्वांतर आ गया 1। तो श्रेणी आप निकाल सकते हैं। श्रेणी कैसे निकलती है? a फिर a धन d फिर a धन 2d, इस तरह से कम 3 पद निकाल दीजिए। तो पहला हो गया 3, फिर 1 जोड़ते जाइए 4, फिर 5 6, यही आपकी श्रेणी हो जाएगी, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बहुत इजी सवाल है। कहने के लिए, देखने के लिए भले लगे कि कठिन सवाल है, लेकिन है बहुत सरल सवाल। 13वां सवाल है, एक एपी है 10 7 4 ऋण 62, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा जटिल है प्रश्न। देखिए 10 7 4, इस तरह से आखिरी पद इसमें दिया है ऋण 62। ठीक है, हमको ये भी नहीं मालूम कि ये ऋण 62 कौनवा पद है, और कहता है कि अंत से 11वां पद निकालिए, अंतिम पद से 11वां पद निकालिए। तो इसमें पहला काम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें पद कितने हैं। तो मान लेते हैं कि n वां पद है ऋण 62। पहले वही काम करें जो अभी तक करते आए हैं, a धन a n ऋण 1
डी इक्वल टू ऋण 62। एक 10 हो गया, n ज्ञात करना है। डी का मान क्या हो जाएगा 7 ऋण 10 यानी ऋण 3 होगा ना, बराबर ऋण 62। 10 ऋण 3 n हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, बराबर ऋण 62। तो ऋण 3 n, देखिए 10 3 13, 10 3 13 और उधर गया तो ऋण 13। ये हो गया 60 10 70 5 75 ऋण 75। तो ऋण 3 n बराबर हो गया ऋण 75। तो n बराबर ऋण 75 बटे ऋण 3, भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 3 5 15 ऋण धन, यानी कितने पद होंगे इसमें 25 पद। ठीक है, 25 पद होंगे। अभी उत्तर नहीं निकला, अभी आपको क्या निकालना है, अंत से 11वां पद। अब देखिए ये 25वां पद है, तो इधर से जब हम 11वां गिनेंगे तो शुरू से कौनवां पद होगा, शुरू से कौनवां पद होगा, ये निकल आएगा तब ना हम निकाल पाएंगे। तो ये 25 पद हैं, कितने पद हैं ये देखिए, ये 25 पद हैं। तो इधर से हम 11वां पद निकालना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमने छोड़ दिया, फिर ना ये 11वां होगा। देखिए इधर कितने हमने छोड़ दिए, इधर से गिन रहे हैं तो 10, फिर ये 11वां हुआ। तो अब इधर कितने बचे हुए हैं अभी, यहाँ ये तो 11वां हो गया, इधर कितने बचे होंगे, कुल 25 है ना, तो इधर 14 बचे होंगे। देख रहे हैं, ये आपका 11वां हुआ, इधर से ये 11वां हुआ, तो इधर से कौनवां होगा, इधर 14 बचे हुए हैं तो 15वां हो जाएगा। यानी अंत से 11वां पद, प्रारंभ से 15वां पद बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखिए हम यहाँ लिख भी देते हैं, अंत से 11वां पद बराबर प्रारंभ से 15वां पद। ठीक है, प्रारंभ से ये 15वां पद, और 15वां पद यानी ए धन 14 डी। 15वां पद प्रारंभ से ले रहे हैं तो ए धन 14 डी न होगा। अब ए का मान 10, 14 गुणे डी का मान ऋण 3, तो ये 10 ऋण हो जाएगा, धन ऋण ऋण 14 3 42, अब ये घट जाएगा ऋण 32। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रारंभ से 15वां पद होगा जिसका मान ऋण 32 होगा, जो अंत से 11वें पद के बराबर होगा। तो ये हो गया। इसके बाद 14वां सवाल है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी में 19, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। देखिए इबारत बहुत लंबी लग रही है लेकिन बहुत सरल है। पहली पंक्ति में कितने हैं 23, फिर 21, फिर 19 तीसरे पंक्ति में, इस तरह से, और अंतिम पंक्ति में बचे 5। अंतिम पंक्ति में 5 ही पौधे हैं। तो कुल कितने पौधे हैं, कुल कितनी पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में इस तरह से पौधों की संख्या है, तो अंतिम पंक्ति में 5, तो कुल कितनी पंक्तियां हैं। यानी वही सवाल हो गया, यानी कौनवां पद 5 होगा, यानी n ही निकालना है इसमें भी। तो ये a + n - 1 × d बराबर 5, a का मान हो गया 23, n - 1, d की जगह क्या होगा, ये घटती श्रेणी है तो -2। ठीक है, 21 ऋण 23 -2 होगा। अब ये 23 ऋण 2 n हो जाएगा और धन 2 हो जाएगा, बराबर 5। 23 2 25, उधर गया तो ऋण 25,
अब देखिए ये समझना चाहिए जल्दी। 23 2 25 उधर गया तो ऋण 25, तो ऋण 2 n बराबर 5 ऋण 25 हो रहा है, तो यहाँ ऋण 20 आएगा। तो n बराबर ऋण 20 बटे ऋण 2, 2 दाहम 20, यानी कितनी पंक्तियाँ होंगी? 10। बहुत सरल प्रश्न है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 15वां प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब इसमें काम लंबा है। इसमें काम लंबा क्यों है? इसमें ना प्रथम पद मालूम है ना सर्वांतर मालूम है। जैसे एक सवाल अभी किए थे, कौन वाला था? 12वां था। लेकिन इसमें एक काम और बढ़ा दिया है, 31वां पद निकालना है। 11वां पद और 16वां पद दिया है, 31वां पद निकालना है। तो पहले हम प्रथम पद और सार्वांतर निकालेंगे। तो इसमें क्या मान लेंगे? प्रथम पद ए, सार्वांतर मान लेंगे डी। तो इसमें देखिए 11वां पद 38, 16वां पद 73। तो हम पहले 16वां लिखते हैं। 16वां पद यानी ए धन 15D, ये क्या होगा? 73। और इसके बाद फिर 11वां पद लिखते हैं। देखिए ये हम अपने से उल्टा कर दिए है ना, क्रम हमने थोड़ा सा बदल दिया ताकि ऋण ना आए। अगर आप ऋण से नहीं डरते हैं तो उसी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं। 11वां पद क्या होगा? ए धन 10D, ये कितना दिया हुआ है? 38। आप घटा दीजिए जैसे उसमें किए थे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 15 में 10 गए 5, 5D बराबर 73 में 38 घट जाएगा 25, 7 में 35 होगा। तो D का मान क्या हो जाएगा? 5 7 35 हो जाएगा 35/5। D का मान आ जाएगा 7। अब D का मान कहीं भी रख दीजिए, दूसरे में रख दीजिए या पहले में रख दीजिए। तो ए धन 15 गुणे 7 बराबर 73। तो ए धन 15 7 105, 73। ए बराबर क्या हो जाएगा? 105 ऋण 73। देखिए 105 ऋण 73 ऋण 105, तो ये ऋणात्मक ना आएगा। ऋण 32, यानी प्रथम पद क्या आ जाएगा? ऋण 32। तो इस तरह से प्रथम पद निकल आया, ये आपका सर्वांतर निकल आया। अब कहता है कि 31वां पद निकालिए। तो 31वां पद क्या होगा? 31वां पद बराबर ए धन 30D होगा। तो ए की जगह हो गया ऋण 32 धन 30 गुणे D की जगह 7। तो ऋण 32 धन 7 तरीके कैसे 210। देखिए 210 में 32 घट जाएगा, 210 में 32 घट जाएगा तो धनात्मक आएगा 178 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31वां पद हो जाएगा 178। तो ये इस तरह से इसको कर लीजिए। इसके बाद 16वां प्रश्न है 3 15 27 39। इस तरह से एक श्रेणी है। 54वें पद से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है लेकिन है बहुत अच्छा सवाल। सोलहवां प्रश्न। एक सीरीज दी गई है 3 15 27 3 15 27 39। इस तरह से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132
अधिक है। तो देखिए मान लेते हैं कि n पद ऐसा है, n पद मान लेते हैं कि 54वें पद से 132 अधिक। इसको समझ लीजिए, बिल्कुल हम शॉर्टकट बता रहे हैं, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। 54वें पद में 132 जोड़ेंगे, उसको हमने मान लिया कि n पद है। ठीक है, अब n का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए a धन n ऋण 1 इंटू डी, 54वां पद क्या होगा, a धन 53 डी। ठीक है, ये 54वां पद होगा, 132 जोड़ना है, ये nवें पद के बराबर हो रहा है। अब यहाँ देखिए, आप a का मान रखे बिना इसको काट सकते हैं। दोनों तरफ a है तो a को काट दीजिए, a का मान नहीं रखना पड़ेगा आपको। अब ये क्या हुआ, n-1, d का मान क्या है 12, d का मान क्या है 12, और यहाँ भी 53 गुणे 12 धन 132। ठीक है, ये हो जाएगा 12n ऋण 12 बराबर 53 में 12 का गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 3 63 धन 132। ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6, 768। 12n ऋण 12 बराबर 768, तो 12n बराबर 768 धन 12, 768 12 जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। 12n बराबर 780, तो n बराबर 780/12। तिरपन गुणे 12, 53 गुणे 12, तो 780 में 12 का भाग दे करके n का मान निकाल लेंगे। 12 6 72, 12 पंचे 60, तो इस तरह से n का मान आ जाएगा 65। ये आपका आंसर है, यानी 65वां पद ऐसा होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये एक हो गया। 17वां प्रश्न है, AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब ये थोड़ा सा घुमा दिया है। कहता है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब देखिए इसमें ना तो A मालूम है ना D मालूम है, तो हम क्या करेंगे, माना प्रथम पद A हो गया। ठीक है, प्रथम पद A हो गया और सार्वधातुक मान लेंगे T मान लिया। तो तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, यानी A धन 2D बराबर 16। एक संबंध ये हो गया, तीसरा पद 16 है तो A धन 2D बराबर हो गया 16। फिर कहता है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद कहता है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो समीकरण कैसे बनेगा, 7वां पद यानी A धन 6D हुआ, 5वां पद A धन 4D हुआ और 12 अधिक। ठीक है, 5वें पद से 12 अधिक है,
कौन सातवां पद। देखिए बहुत इजी है, आप ए को काट दें यहीं पर, 6D इधर लाइए -4D बराबर 12, तो ये कितना हो गया 2D बराबर 12, D बराबर 12/2, 2 छक्का 12, D का मान क्या आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर ए समाप्त होने की वजह से D का मान आ गया। अब D का मान आप 1 में रख दीजिए, A धन 2 गुणे 6 बराबर 16, तो A धन 12 बराबर 16, A बराबर 16 ऋण 12 4, ठीक है। A का मान क्या आ जाएगा 4। अब A मिल गया, D मिल गया, तो आप श्रेणी बना सकते हैं। श्रेणी क्या होगी 4, फिर 6 जोड़ते जाइए 10, 10 6 16, 16 6 22, इस टाइप से ये आपकी श्रेणी हो गई, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लें। इसके बाद 18वां प्रश्न है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज मतलब 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 10 के ठीक बाद 12, ठीक है, 11 तो कटेगी नहीं, तो 12 कटेगी, फिर 16, फिर 16 के बाद 20, ये डाट डाट करते चले जाइए। और 250 तो कटेगी नहीं, 250 4 से नहीं कटेगी, तो ठीक उसके पहले या तो आप ऐसे करिए, 249 क्या कटती 4 से, 248 कट जाएगी, तो 248 आपको मिल गई, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि 250 में आप 4 का भाग देते, 2 शेष बच जाता, 2 को आप घटा देते 250 में, तो 248 मिल जाती। जैसे भी आप करके अंतिम संख्या प्राप्त कर लीजिए। इतनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो 4 से कटती हैं, तो कितनी होंगी, यानी n का मान आप निकाल लीजिए। फिर वही सवाल बन गया आपका, ये n पद 248, तो a धन n-1 इंटू D बराबर 248, a का मान हो गया 12, D हो जाएगा 4, 12 धन 4 n ऋण 4 बराबर 248। अब देखिए 4 n को छोड़ के 12 ऋण 4 कितना हुआ 8, 8 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4 n बराबर 240, n बराबर 240/4, 4 से भाग देंगे 4 छांग, ठीक है, 60 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू कितनी होगी 60। यानी कितनी संख्याएं होंगी, यहाँ से यहाँ तक 60 संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगे। तो ये कर लीजिए। 19वां प्रश्न है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य है। अब देखिए ये भी सवाल कोई कठिन नहीं है, अगर समझ में आ रहा है तो। इस टाइप के 2 सवाल पढ़ चुके हैं, उसी स्टाइल में इसको लगाएंगे। देखिए इसमें 2 चीज़ें दी गई, पहले कि तीसरा और 9वां पद 4 और ऋण 8, तीसरा पद यानी a धन 2D, तीसरा पद a धन 2D, ये कितना है 4, और 9वां पद ऋण 8, तो 9वां पद क्या हो जाएगा 8D, ये है ऋण 8। समझ में आ रही बात ना। ये तीसरा पद कहता है, ये तीसरा पद, और ये कहता है 9वां पद। ये तीसरा पद है और ये 9वां पद। 9वां पद में 8D आएगा, तीसरे में 2D आएगा, ठीक है। 2 समीकरण बन गए।
इसको हल करके ए डी निकाल लीजिए। हल करने का तरीका हमने बताया, घटा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये कटा 2d माइनस 8d कितना हो जाएगा -6d, और 4 धन 8 12, d बराबर हो जाएगा 12 बटे ऋण 6, 6 दूनी 12, और ये धनात्मक ये ऋणात्मक है, इसलिए d का मान क्या आ जाएगा ऋण। तो d आ गया ऋण 2। अब पहले में मान रख दीजिए, तो a धन 2 गुणे ऋण 2 बराबर 4, तो a धन 2 दूनी 4, यहाँ ऋण आएगा धन ऋण 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 4, ठीक है, a ऋण 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 धन 4, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य हो गया, तो मान लीजिए कि n पद शून्य होगा, फिर उसी स्टाइल में आ जाइए। मान लेते हैं कि n पद शून्य होगा, तो n पद यानी a धन n-1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू क्या है 8, n निकालना है, d की वैल्यू है ऋण 2 बराबर 0, 8 ऋण 2 का गुणा होगा तो ऋण 2n धन 2 बराबर 0, 8 2 10, 8 2 10, उधर जाएगा तो ऋण 10, यहाँ तो 0 है, 8 2 10 उधर गया, ऋण 10 हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा ऋण 10 बटे ऋण 2, भाग दे देंगे 5, यानी 5वां पद शून्य होगा, ये ऋण ऋण धन हो गया, 2 5 10, ठीक है। तो इस श्रेणी का 5वां पद शून्य हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है, इसमें कहता है कि a फिर 7 फिर b फिर 23 फिर c, ये 5 पद दिए हैं, ये जो है AP में है, ठीक है। तो आपको A का मान निकालना है, B का मान निकालना है और C का मान निकालना है। ऐसा सवाल है ये, वो जो हमने बताया वो भी एक सवाल ही हो सकता है उस टाइप का। अब इसमें देखिए उसी तरह का नियम लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर इन तीनों को लेते हैं तो इसमें ना तो A मालूम है ना B मालूम है, तो यहाँ हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हम इन 3 को लें तो हम B निकाल सकते हैं, क्योंकि B जो है 7 और 23 के बीच है, तो ये 3 AP में है ना, तो B का मान क्या होगा 7 धन 23 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 30 बटे 2 यानी 15। तो B का मान आ गया 15, ठीक है, B का मान आ गया 15। तो अब देखिए A नहीं मालूम है, यहाँ 7 है और यहाँ 15, इसमें हम A निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हमने बताया इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इसके बराबर होगा। तो इसमें ऐसा लिखते हैं, देखिए A धन 15 बटे 2 करेंगे तो किसके बराबर होगा 7। ऐसा करेंगे तो पक्षांतर में आसानी हो जाएगी, जल्दी निकल आएगा। पहले और तीसरे को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए तो ये बीच के पद के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये 7 दूनी 14, तो A बराबर क्या हो गया 14 ऋण 15, ठीक है, बराबर ऋण 1। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी ऋण 1। अब C की वैल्यू निकालनी है, तो अब इन तीनों को पकड़िए, तो B हो गया 15, ये 23, ये C। तो C को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 15 धन C बटे 2 बराबर कर देंगे 23 के, ये 23 दूनी 46 हो जाएगा। C बराबर 46 ऋण 15, 46 ऋण 15 कितना हो जाएगा 31। तो C की वैल्यू आ जाएगी 31। तो इस तरह से A की वैल्यू आई ऋण 1 होगा, फिर 7 होगा, फिर B का मान कितना आया है 15, फिर 23 और फिर 31। ये A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू निकल आई। ऋण 1 15 और 31,
ये सही, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे। जैसे 3 कोई भी, जैसे हमने ABC लिया ना, इसमें B का मान बराबर होता है A/C/2। ये मध्य पद कहलाता है। मध्य पद बराबर होता है पहला धन तीसरा बटे 2। यही सूत्र काम कर रहा है। देखिए यहाँ भी हमने वही लगाया B का मान निकालने के लिए, और यहाँ इन 3 पदों में हमने फिर वही लगाया पहला तीसरा बटे 2 और ये बीच का पद 7, ठीक है। तो इस तरह A का मान निकल आया। और यहाँ भी हमने इन 3 में, ठीक है, B का मान 15 आ चुका है, तो 15, 23 और C, इन तीनों में वही नियम लागू किया, 15 धन C बटे 2 बराबर 23। तो इसकी सहायता से हमको C मिल गया। तो इस तरह से ये आपकी श्रेणी कंप्लीट हो गई। तो समानांतर श्रेणी भी आपकी कंप्लीट हो गई। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि समानांतर श्रेणी के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।